brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जो भी नाम हो, अगर आप हैं हिंदुस्तान के लल्लन टॉप क्रिकेट कमेंटेटर तो हमारा न्योता है आपको। क्यों अपने कॉलेज की कैंटीन में, अपनी क्लास में, अपने कॉरपोरेट दफ्तर में, अपने गली मोहल्ले या ड्राइंग रूम में अकेले अकेले भारत की वर्ल्ड कप के विजय अभियान के मैच देखकर सिर्फ रिश्तेदारों, परिवारजनों या दोस्तों को लाभान्वित कर रहे हैं अपनी चौचक क्रिकेट कमेंट्री से? लल्लन टॉप के क्रिकेट कमेंट्री परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे साथ मैच देखिए और फिर लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया को बताइए क्या हो रहा है खास, कहां पर हुई चूक और कहां पे लिए गए चौकस फैसले। अगर आप लल्लन टॉप के कमेंट्री बोर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फटाक से मेल करें, विस्तार से अपनी दावेदारी के बारे में लिखें। अगर वीडियो बना के भेज देंगे 30 सेकंड का कोई रोचक किस्सा सुनाते हुए या कुछ बोलते हुए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। ईमेल आईडी है sports@lallantop.com। फिर से रीटेक करते हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज शो में बात करेंगे सीबीआई की। सीबीआई एक्टिव है। दिल्ली से लेकर प्रतापगढ़ तक के नेताओं की सांसें अटकी हैं। आरोप क्या है? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले की मरम्मत में 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? क्या चर्चित विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने यूपी पुलिस के अधिकारी के मर्डर की साजिश रची थी? सफाई क्या है, दावे क्या हैं, जांच किस स्तर पर है? बात करेंगे इंडिया गठबंधन में मचे घमासान की भी। आम आदमी पार्टी और तृणमूल के नेताओं की कांग्रेस के नेताओं से भयानक बहस हो रही है। गठबंधन खतरे में है इन राज्यों में। कभी बहाना होता है ड्रग्स केस में फंसे विधायक का तो कभी विदेश यात्रा में गई मुख्यमंत्री का। बात राजस्थान की भी करेंगे जहां सांसद बिधूड़ी को सचिन पायलट के गढ़ में तैनात किया है भाजपा ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो बार बार के दौरों से परेशान हैं। किसके दौरों से? उपराष्ट्रपति के। दिक्कत एनडीए की भी कम नहीं है, उनकी बड़े सहयोगी गठबंधन तोड़कर निकल जाएं और अब डैमेज कंट्रोल के मोड में पार्टी आए। इसके अलावा जिक्र करेंगे कुछ और घटनाओं का और सबसे आखिरी में बताएंगे आपको उम्मीद की बात। तो आइए शुरू करते हैं लल्लन टॉप शो। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई एक्टिव है। खबरों की दुनिया में सीबीआई के कामों को शिकंजे की उपमा दी जाती है, खासतौर पर तब जब सीबीआई की जांच की जद में राजनीतिक हलकों के लोग आते हैं। कौन से हैवीवेट हैं जो इस बार फंसते नजर आ रहे हैं? इस पते पर ध्यान दीजिए, 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। ये राजधानी में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का एड्रेस है, पता है। इस साल अप्रैल के महीने में इस बंगले को लेकर खूब खबर नवीसी हुई। वजह केजरीवाल के सरकारी आवास की मरम्मत पर किया गया खर्च। इस मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। तब बीजेपी की ओर से कहा गया केजरीवाल घर में नहीं शीश महल में रहते हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जवाब में आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के खर्चों की लिस्ट लेकर सामने आ गई थी। कई दिनों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कुछ दिनों बाद सब शांत हुआ, फिर सीबीआई की एंट्री हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मई के महीने में सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की। अब गृह मंत्रालय की ओर से मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है और सीबीआई ने जांच के लिए केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली सरकार के अधीन पीडब्ल्यूडी से केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन से संबंधित कागजात मांग लिए गए हैं। सवाल है वीके सक्सेना को यह भनक कैसे लगी? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के बंगले और इसके कैंपस में बने ऑफिस के रेनोवेशन को लेकर एलजी विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बताया गया था कि बंगले पर 52.71 करोड़ रुपए खर्च हुए और यहीं से बात आगे बढ़ी। सीबीआई को चिट्ठी लिखी गई। इस रिपोर्ट में और क्या खास बातें लिखी थी, ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स पर करीबी नजर रखने वाले कुमार कुणाल से। दरअसल जो रिपोर्ट आई है चीफ सेक्रेटरी की, उसमें 2 बातों का जिक्र है। एक बात तो ये है कि जो पहली दफ़ा मुख्यमंत्री आवास को लेकर के जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो जुलाई 2020 में किया गया था और तब जो खर्च का अनुमान था वो लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया था, जिसको दोबारा रिव्यू किया गया लगभग 1 साल बाद 2021 में। और उसमें मुख्य सचिव कहते हैं कि सिर्फ 3 दिनों में बड़े
जो खर्च थे उसको मंजूरी दे दी गई। मुख्य सचिव के रिपोर्ट में एक मैडम सीएम का भी जिक्र है कि उनके कहने के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, यानी जैसे पर्दे लगाने और जो महंगी चीज़ें हैं उनको बदलने का जो जिक्र आता है वो आता है दूसरा जो क्लियरेंस मिला 2021 में उसमें आया, और इसी को लेकर के जो पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी हैं वो जांच के दायरे में हैं। उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिरकार आपने किसके कहने पर ये सारे बदलाव किए, और अगर जो मुख्यमंत्री आवास है उसकी आयु पूरी भी हो चुकी थी और अगर एक साल पहले उसे 15 से 20 करोड़ रुपए में बदलना था तो आखिरकार एक साल बाद इतनी बड़ी रकम, लगभग 3 गुनी रकम ज़्यादा कैसे हो गई, तो उस बात का जिक्र है। और निश्चित तौर पर उसी को लेकर के सीबीआई ने आधार बनाया है अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, जो कि दर्ज कर दी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन मामले में। अब बात इस पूरे मामले पर दिल्ली के राजनीतिक माहौल की। केजरीवाल के बंगले में सीबीआई की एंट्री के बाद बीजेपी फिर से वही बातें दोहरा रही जो अप्रैल में कही गई थी कि बंगला बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शानदार राजमहल की सीबीआई जांच शुरू होने का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से कहना था कि इस शानदार बंगले की मरम्मत में बहुत ज्यादा करप्शन किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है, और आज जब सीबीआई की जांच शुरू हो रही है तो सभी दिल्ली वासी इस जांच का स्वागत करते हैं। आरोपों को आम आदमी पार्टी ने फिर से खारिज किया और कहा कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ 50 से ज्यादा केस किए गए, जांच कराई गई, किसी भी केस में कुछ नहीं निकला, इस मामले में भी कुछ नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा ने लगातार अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने की, उनके कामों को रोकने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से विश्व में सबसे ज्यादा इंक्वायरी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हुई होंगी, चाहे पहले कहा गया स्कूल घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, किसी में कुछ नहीं मिला। निश्चित तौर पर इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। पर क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिनको सिर्फ 2 ही काम आते हैं, या तो भाषण देना या फिर ये इंक्वायरी खेलना, जब इस बार क्लीन चिट मिल जाएगी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी एक गलत इंक्वायरी के लिए माफी मांगेंगे? लेकिन सीबीआई की जांच दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर भी पहुंची। प्रतापगढ़ का कुंडा, यहाँ के विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। 1993 से लगातार जीत रहे हैं, 7 बार के विधायक हैं, कई बार मंत्री भी रहे, लेकिन अब उन्हें सीबीआई की जांच का सामना करना होगा। केस है डीएसपी जियाउल हक का मर्डर केस। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस केस की जांच करने का आदेश दिया और कहा कि 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करें। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड क्या है, संक्षेप में जानिए। 2 मार्च 2013 की बात है। कुंडा विधानसभा क्षेत्र के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या हुई। जिले में डीएसपी के रूप में तैनात थे जियाउल हक। वो प्रधान को अस्पताल लेकर गए लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिर शव को गांव लाया गया। इस बीच वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्हीं में से कुछ लोगों ने डीएसपी पर हमला कर दिया। एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी जिससे अधिकारी की मौत हो गई। रघुराज प्रताप सिंह उस समय अखिलेश सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री थे। डीएसपी मर्डर केस में तब 2 एफआईआर लिखी गई। पहली एसएचओ मनोज शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें प्रधान नन्हे यादव के भाइयों और बेटे समेत 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगा। दूसरी एफआईआर डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की शिकायत के आधार पर लिखी गई। इसमें रघुराज प्रताप सिंह और उनके 4 बेहद करीबी लोगों के नाम थे। परवीन आजाद ने आरोप लगाया कि उनके पति जियाउल हक बालू के अवैध खनन की जांच कर रहे थे, जिसका आरोप रघुराज प्रताप सिंह और उनके करीबियों पर था। परवीन आजाद के मुताबिक राजा भैया के करीबी उनके पति को जांच बंद करने का दबाव बना रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस मामले में सीबीआई ने पहले भी साल 2013 में एक बार जांच की थी और तब राजा भैया को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता दी। इसके खिलाफ परवीन आजाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुनवाई हुई और फ्रेश जांच का आदेश आया है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हमने रघुराज प्रताप सिंह का इंटरव्यू किया था और इस केस पर भी बात की थी। सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था। सीओ की पत्नी जो है उन्होंने बाकायदा नामजद एफआईआर करवाई और ये भी है कि जब मैं आपसे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो कुछ ही दिन पहले हाई कोर्ट ने सीबीआई की डीएसपी जियाउल हक की मृत्यु के मामले में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई है उसको स्वीकारने से इनकार करके दोबारा जांच के लिए कहा है। क्या है आपका पक्ष? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने ये विषय उठाया जी। वाकई कह रहे हैं, हम वाकई धन्यवाद दे रहे हैं आपको।
विवाद के कारण प्रधान की हत्या हुई। पुलिस ने प्रधान को ले जाया गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया। वहां से पुलिस को पीएम के लिए ले जाना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल से वो गाड़ी प्रधान जी के शव को लेकर के गांव वापस आ गई। तब पुलिस को याद आया कि इनको तो पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहिए जी। इस विषय में काफी घंटों बीत गए, इधर आक्रोश बढ़ा था जी। और चूंकि एक किंवदंती एक ये बता, कुंडा में पत्ता भी हिलता है तो बिना राजा भैया के नहीं है, ये सब डायलॉग सुनने में एक मतलब जो फिल्मी डायलॉग से प्रभावित पत्रकार होते हैं वो भले कहें या तो कुंडा में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं से हमसे जोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब उस बॉडी को लेने के लिए पुलिस फिर आई। चलिए, इधर गांव वाले आक्रोशित थे, गांव वालों ने पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया। ठीक, जब पुलिस पार्टी पे हमला किया तो पुलिस पार्टी, उसमें 3-4 लोग थे, वो भागे। आप एक गली समझ लीजिए, उसमें मिश्रा थे और सब लोग एक गली समझ लीजिए जिसमें आगे आगे सीओ और इंस्पेक्टर और 2-3 सिपाही थे, वो आ रहे हैं। और जब सब पलट के उल्टा भागेंगे तो जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे रह जाएगा। ठीक, भागे, पब्लिक ने दौड़ाया और बंदूक से उन पे सीओ पे वार किया, बंदूक के कुंदे से, बट से। वो बंदूक भरी हुई थी। जिसने वार किया उसके पेट में गोली लगी। नन्हे का भाई सुरेश यादव? जी हाँ, जिसने वार किया उसके पेट में गोली लगी। पीछे से नन्हे का लड़का जो और अभियुक्त है वो आए, उसने बंदूक देखी, लाश देखी और सीओ को देखा। पहली बात तो ये भी हमको ये भी नहीं लगता है कि उस समय कोई जान रहा हो कि ये सीओ हैं कि सिपाही हैं, शायद ही कोई जान रहा हो। अच्छा, खैर वहाँ पे कम से कम रहे होंगे, वहाँ पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन उस गली में करीब 20 प्रत्यक्षदर्शी तो अवश्य रहे होंगे। उनके सामने गोली मारी गई। हम ये भी कह रहे हैं कि मॉब फ्रेंजी का केस है, ये पूर्व नियोजित घटना नहीं है कि इनको करो तो ये यहाँ आएंगे तो फिर तुम इधर से गोली मारना तो तुम उधर से कवर करना। ये अच्छा, दूसरी बात, एक टेक्निकल हम आपको और बता दें, सीओ जियाउल हक की हत्या का कोई भी एफआईआर हमारे ऊपर नहीं है, हम नामजद नहीं है उसमें। और डिटेल बता दे रहे हैं उसपे। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। एसआईआर नहीं, सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। रघुराज प्रताप सिंह आखिरी में ये बोले कि वो पहले भी इस केस की जांच के लिए तैयार थे और अब भी तैयार हैं। सीबीआई भी तैयार है, दिल्ली में भी और यूपी में भी। लेकिन दिल्ली के एक और नेता हैं, संसद में गाली देने के बाद सुर्खियों में आए और अब सुर्खियों में है क्योंकि चुनाव के इंचार्ज बने। हम बात कर रहे हैं भाजपा के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी की। संसद में बसपा सांसद दानिश अली को भद्दी गालियां देने के बाद बिधूड़ी देश भर में चर्चा में आए थे। तब दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर बिधूड़ी की सदस्यता निरस्त करने की मांग की थी। बिधूड़ी पर कार्रवाई के लिए सब तरफ से चर्चा हुई थी। ओम बिरला ने चेतावनी दी थी, भाजपा ने कारण बताओ नोटिस दिया। इसके कुछ दिनों बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश अली पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे और एक शिकायती चिट्ठी दी थी। और अब निशिकांत दुबे का दावा है कि इस पर भी ओम बिरला स्पीकर ने जांच के आदेश दिए हैं। इन सब के बीच एक आदेश और आया भाजपा की तरफ से। दरअसल भाजपा अपने सभी सांसदों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के जाति संरचना के हिसाब से या सांगठनिक दृष्टि से ड्यूटी पर लगा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के और भी राज्यों के सांसद हैं, चुनावी राज्यों में भेजा जा रहा है। उसी क्रम में रमेश बिधूड़ी को भेजा गया टोंक विधानसभा क्षेत्र, यानी सचिन पायलट का विधानसभा का इलाका। वहाँ की जिम्मेदारी दी गई। वजह प्रकट तौर पर बताई गई इस विधानसभा का इंचार्ज बनाने की कि गुर्जर मतदाता हैं, सचिन पायलट भी उसी समुदाय से आते हैं, रमेश बिधूड़ी भी, तो वो बीजेपी के लिए इस समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिधूड़ी, चूंकि हमने आपको बताया कि दानिश अली की वजह से राष्ट्रीय चर्चाओं में है, उस गाली वाले बयान की वजह से, तो देश भर से इस जिम्मेदारी के बाद बयान आए। सबसे पहला बयान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का। उन्होंने खबर मिलते ही एक्स पर लिखा, मैं जानती थी रमेश बिधूड़ी को लोकसभा में मुस्लिम सांसद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का इनाम मिला है। शो कॉज नोटिस भेजे गए शख्स को नई भूमिका कैसे दी जा सकती है? बीजेपी और पीएम मोदी जी, क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए आपका प्यार है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अपने तरीके से लिखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब है बकवास।
लेकिन विधूड़ी की इस नई नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दानिश अली की है, जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने गौर किया। वो विधूड़ी की जाति का जिक्र लेकर आए और कहा कि अनेक गुर्जर समाज के लोग आए और मुझसे कहा विधूड़ी ने हमारे समाज को शर्मिंदा किया है, उनका ये झंडा यहाँ चलने वाला नहीं है। जिस जिले के वो प्रभारी बने हैं वहाँ के लोग जवाब देंगे। यही तो बीजेपी का असली चेहरा है, चाल, चरित्र और चेहरा यही है बीजेपी का, कि किस तरीके से इस देश में नफरत फैलानी है। नफरत बाहर सड़कों पर नफरत की का बाजार लगता था, उन्होंने संसद के अंदर नफरत का बाजार लगाया। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस जिले के वो प्रभारी बने हैं, अगर वो वहां बीजेपी उनकी ड्यूटी लगाएगी, जो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसका रिजल्ट देखिएगा, वहां के लोग जवाब देंगे। लेकिन सिर्फ दानिश नहीं है जो विधूड़ी की जाति तलाश रहे। राजस्थान में उनकी तैनाती भी इसी समीकरण के अधीन गिनी जा रही है। विधूड़ी जैसा पहला बताया गुर्जर समुदाय से हैं, सचिन पायलट की तरह, और टोंक में ये संख्या अच्छी खासी है। वो भाजपा की पैठ के लिए ज़मीन तलाशेंगे, पर और क्या फैक्टर्स रहे, ये जानने के लिए हमने बात की निर्भय के पत्रकार आनंद चौधरी से। देखिए कि जो विधूड़ी जो है, रमेश विधूड़ी, वो राजस्थान से अनजान नहीं है। और राजस्थान में जब गुर्जर आंदोलन बहुत परवान पे था, उस समय विधूड़ी गुर्जर आंदोलन से भी काफी जुड़े हुए थे। और जो इनको एक गुर्जर नेता के तौर पे जो टोंक में भेजा गया है, वो अकेले टोंक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, उस इलाके की पूरी जो पूरी एक भौगोलिक स्थिति है, वो पूरी गुर्जर बाहुल्य है, तो उन सबको साधने के लिए भेजा गया है। अब अपन इसके पीछे का थोड़ा सा कारण जान लेते हैं कि जब से सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व देकर यहाँ भेजा गया, और उसके बाद में उन्होंने लगातार राजस्थान में एक काम किया। और 2018 के चुनाव में देखिए कि जो 8 गुर्जर विधायक चुने गए, उनमें 7 कांग्रेस के चुने गए और 1 बसपा का चुना गया। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो ये सचिन पायलट की ताकत थी। अब जो ये गुर्जर वोट बैंक है, ये भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है, और इस वोट बैंक को कहीं भी भाजपा अपने खोना नहीं चाहती। 2018 से पहले राजस्थान में जो गुर्जर विधायक है, वो भाजपा से ज्यादा जीतते रहे हैं। इस कारण भाजपा ने अब उनको साधने के लिए एक हिंदुत्ववादी एक चेहरा जो भाजपा का जो अब आजकल बन गया है, रमेश विधूड़ी, उनको यहाँ भेजा है। और वो इसमें कितने सफल हो पाएंगे ये तो चुनाव बताएंगे, लेकिन अभी भाजपा का पूरा जो फोकस है वो इस वोट बैंक को साधने में। राजस्थान से यही एक डेवलपमेंट नहीं है जिसने सियासी गलियारों में हल्ला काटा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सूबे के सीएम अशोक गहलोत की बहस से भी अच्छा खासा शोर मचा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ कई दफा राजस्थान जा रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री गहलोत को ये पसंद नहीं आ रहा। गहलोत ने साफ कहा, उपराष्ट्रपति का इतनी बार राजस्थान आने का क्या मतलब है। जयपुर में एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत जब बोल रहे थे तो उन्होंने धनखड़ के दौरों को लेकर क्या कहा, सुनिए। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, आज 5 जगह एक ही नहीं कहते, 4 हेलीकॉप्टर 5 जगह दौरा है एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप, अभी लोग बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? गहलोत के आरोप कितने सही हैं, तथ्य देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले 13 महीने में राजस्थान के 17 दौरे कर चुके हैं। 34 कार्यक्रमों में बैठकी। 27 सितंबर को भी वो झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले के दौरे पर थे। झुंझुनू उनका गृह जनपद है, राजस्थान उनका गृह प्रदेश है। 4 शहरों में तो वो 5 कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसीलिए सक्रियता के राजनीतिक मतलब दोनों खेमों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत को भाजपा के खेमे से जवाब मिला। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूछा, क्या उपराष्ट्रपति को मुख्यमंत्री से इजाजत लेकर आना होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उपराष्ट्रपति जी के लिए कहा कि वो इस समय क्यों आ रहे हैं, तो क्या उपराष्ट्रपति जी मुख्यमंत्री जी को पूछ करके आएंगे? सरकारी कार्यक्रम था बीकानेर में, मूंगफली अनुसंधान जो केंद्र जिसका उद्घाटन किया, जो हमारे मूंगफली बोने वाले किसान हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। सीड नहीं तो गुजरात जाते थे, भी हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का सीड चाहिए, सीड कहाँ तैयार होता है, अब वो वहीं यहीं तैयार होगा। 2000 किसान उससे जुड़े, आगे भी 15-20 हज़ार किसान और जुड़ेंगे। तो ये किसानों के हित का काम करने के लिए उपराष्ट्रपति जी आए थे, उसमें भी मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना।
सीएम और उपराष्ट्रपति के बीच झगड़े के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी कुछ निहितार्थ हैं क्या, सुनते हैं। कि अब जो उपराष्ट्रपति जी हैं, उनके जो पूरे देश में दौरे हुए हैं, उनके उपराष्ट्रपति पद पे चुने जाने के बाद में वो 40-42 दौरे पूरे देश में हुए हैं और उनमें से 16 या 17 दौरे उन्होंने किए हैं, वो अकेले राजस्थान में किए हैं। तो इस लिहाज से देखें तो अशोक गहलोत का ये बयान गलत भी नहीं लगता। और जब से ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह शेखावत की भाजपा में एंट्री वापस हुई है और उस मंच पे उनसे कुछ दिन पहले उस मंच पे जगदीप धनखड़ उनके साथ में थे और ये कहा जा रहा है कि उनको भाजपा में लाने में जगदीप धनखड़ की एक बड़ी भूमिका रही है। और इसके बाद बाड़मेर संभाग के कुछ नेता जो जगदीप धनखड़ के लगातार संपर्क में है, तो ये कहा जा रहा था कि वो नेता भी कांग्रेस से अगर उनको कांग्रेस में उनको प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलती है तो वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो अशोक गहलोत का ये बयान जो है, ये पूरा सियासी बयान ही नहीं है अकेला, ये एक मैसेज भी है कि बार बार जो जगदीप धनखड़ यहाँ आ रहे हैं तो वो उनको किस तरह से यहाँ आने से रोके और उनका जो कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक मानते हैं आजकल जो जाट समुदाय है, उसमें वो कैसे भीतर घात जगदीप धनखड़ की रोक सके। राजस्थान की बात हो गई, अब चलते हैं पंजाब। यहां पर कांग्रेस के एक बड़े नेता अरेस्ट हुए। ड्रग्स का केस है। नेताजी का नाम सुखपाल सिंह खैरा कपूरथला जिले की भोलात विधानसभा से विधायक हैं। जलालाबाद की पुलिस ने 28 सितंबर को उन्हें चंडीगढ़ वाले बंगले पर छापा मारकर उठा लिया। उनके परिवार के एक सदस्य ने खैरा के फेसबुक अकाउंट से लाइव वीडियो बनाया। छापेमारी के दौरान वो पुलिस से बहस करते नजर आ रहे हैं, वारंट मांग रहे हैं, गिरफ्तारी का कारण पूछ रहे हैं। अब केस जानते हैं, उसके बाद राजनीतिक झगड़ा समझेंगे। मार्च 2015 का ये मामला फजिल्का के जलालाबाद में केस के तौर पर सामने आया। धारा लगी थी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 यानी एनडीपीएस एक्ट। इस एक्ट को आपने बार बार आर्यन खान वाले केस के समय सुना होगा, एनडीपीएस एक्ट को। बहरहाल खैरा पर आरोप लगे कि उन्होंने ड्रग्स के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी। ये भी कि उन्होंने साल 2014 से 2020 के बीच खुद पर 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए और ये खर्च चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता था। अब जब खैरा के अरेस्ट का लाइव वीडियो आया तो कुछ बातें और भी सुनाई दी। वीडियो में खैरा कहते सुनाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया था। फिर डीसीपी अचरू राम शर्मा खैरा से कहते हैं कि इस साल के अप्रैल में एक और एसआईटी का गठन हुआ था और जांच में उनके खिलाफ ड्रग्स तस्करी के सबूत मिले हैं। 7-8 मिनट की बहस के बाद सुखपाल पुलिस वैन में बैठ जाते हैं और बैठने से पहले मुस्कुरा कर कैमरों की तरफ देखते हैं। कहा जा रहा है कि वो फेसबुक लाइव के जरिए संदेश देना चाह रहे थे कि वो बेकसूर हैं और ये पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है। इस अरेस्ट के बाद नवजात इंडिया गठबंधन भी फेर में फंस गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भिड़े पड़े हैं। लाइव वीडियो में खुद खैरा पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग ने भी एक्स पर बयान दिया। लिखा, सुखपाल सिंह खैरा जी की हालिया गिरफ्तारी से बदले की राजनीति की बू आती है। विपक्ष को डराने की कोशिश है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की पंजाब सरकार की चाल है। हम मजबूती से सुखपाल खैरा के साथ खड़े हैं, उस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मैदान में आए। 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान देकर पहले ही हल्ला काट रखा था कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और तब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाब दिया था कि आप चुनी हुई सरकार पलटना चाहते हैं। कांग्रेस ने पहले ही आपके मुख्यमंत्री बनने के सपने की भ्रूण हत्या कर दी थी। खैर, खैरा अरेस्ट हुए तो भाजपा को फिर मौका मिला। खबरों के मुताबिक बाजवा ने कहा कि सुबह 6 बजे पंजाब पुलिस ने खैरा को उनके आवास से गिरफ्तार किया। मेरे भाइयों, दुख की बात यह है कि पुलिस के पास गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। बाजवा ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार मेरे बयान का बदला खैरा से निकाल रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से इसका जवाब भी आया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्त, उन्होंने कहा कि केस तब दर्ज हुआ जब अकाली दल की सरकार थी और वो पहली बार कांग्रेस के राज में अरेस्ट हुए थे, लेकिन तब वो कांग्रेस से जुड़ गए और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल गया। सुखपाल खैरा ने अपना दल छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया और एक राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त हो गया। उनके साथी को तो 10 साल की सजा हो गई, परंतु राजनीतिक संरक्षण के कारण उनको सजा नहीं हो पाई। अगर सुखपाल खैरा इतने दूध के दोहे हुए थे तो अकाली दल ने उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया? कांग्रेस सरकार ने उनको गिरफ्तार क्यों किया? ये तो बयानों की बात हुई, लेकिन राजनीतिक निहितार्थ क्या है, जानते हैं पत्रकारों से। पंजाब की राजनीति बड़े रोचक दौर में है। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आने लगी हैं। उसमें ये बात भी कहा गया, जो वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन है बाजवा साहब, उन्होंने कहा था कि उनके संपर्क में कई सारे विधायक हैं। अब खैरा क्यों चुपते हैं आम आदमी पार्टी
के को या फिर बीजेपी जो आम आदमी पार्टी सरकार है, भगवंत मान सरकार है पंजाब में, वो इसलिए क्योंकि लगातार अटैक करते रहते हैं और कई बार निजी हमले भी। अभी हाल फिलहाल में जो राघव चड्ढा की शादी हुई उसमें किस तरह के तरीके की गाड़ियों में लेकर के आए अब जो गेस्ट थे उनको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी। जो उन्होंने अपनी रिंग दी परिणीति चोपड़ा को, उसकी कीमत क्या थी, उसको लेकर के भी खेरा ने सवाल पूछे। तो इस बात को लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेसी भी जानते हैं कि सुखपाल खेरा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहे हैं और कई बार निजी भी आरोप लगाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो डायनामिक्स है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, खासतौर पर जब जिस समय इंडिया गठबंधन की चर्चा हो रही है उस समय साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पंजाब में कहीं भी वो केमिस्ट्री फिट नहीं बैठ रही है। पंजाब के जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं, वो चाहे बाजवा हो, खेरा हो, और इसके बाद तो और भी स्थितियाँ जो हैं वो बदलने वाली हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के युवा नेता इस मामले को लेकर एक्स पर भी भिड़े हैं, एक दूसरे की ओर तीर तान रहे हैं, दाग भी रहे हैं और इससे इंडिया गठबंधन के पंजाब में भविष्य को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। पर मामला गठबंधन का सिर्फ यही नहीं फंसा है, फजीहत और भी जगह हो रही है, मसलन बंगाल में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले विदेश यात्रा के लिए गई दुबई और स्पेन। दुबई में लुलु ग्रुप के अधिकारियों से मिली, कुछ प्रोजेक्ट में निवेश की बात हुई। स्पेन में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस पर दस्तखत हुआ कि बंगाल में एक फुटबॉल अकादमी खोली जाएगी। फिर ममता देश वापस आ गई। वापस आई तो घुटने में चोट लग गई, डॉक्टर ने 10 दिन बेड रेस्ट की सलाह दी, वो आराम करने लगी। लेकिन लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हमला करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, मैं उनके भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों ताकि उन्हें फिर से झूठ बोलने के मौके मिले। इसके बाद अधीर ममता की विदेश यात्रा के खर्च पर सवाल उठाने लगे। कहा, भले ही बंगाल में काम नहीं हो रहा लेकिन ममता बनर्जी की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री स्पेन के एक होटल में रुकी जिसका प्रतिदिन का किराया 3 लाख रुपए का है। निवेशकों को आमंत्रित करने के बहाने दौरे पर गई और मौज मस्ती करके लौट आई। अधीर रंजन यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल में फैले डेंगू का भी जिक्र किया और कहा कि डेंगू से मरने वाले लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण डेंगू नहीं लिखा जा रहा, सरकार छिपा रही है। टीएमसी की तरफ से बचाव में आए प्रवक्ता कुणाल घोष बयान दिया कि नेताओं को इंडिया गठबंधन की सीमा में रहना चाहिए, इशारा अधीर रंजन पर था। कुणाल ने कहा, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इंडिया और कांग्रेस के मुख्य नेताओं का सहयोग कर रहे हैं और यहाँ बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व CPIM के साथ गठबंधन कर बीजेपी की मदद कर रहा है। क्या इतने मार्कर बहुत हैं ये कहने के लिए कि इंडिया गठबंधन खतरे में है, या इसी रस्साकशी के साथ वो बने रहेंगे और आगे बढ़ेंगे? हमने ये समझने के लिए बात की एक और पत्रकार से। देखिए, जब विपक्षी समूह इकट्ठा होने की बात हो रही थी तब भी इस बात का अंदेशा था कि वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में यहाँ पे समझौते कैसे होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में है, दिल्ली में है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट आया कि वो अकेले काफी है, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही आपने वेस्ट बंगाल में देखा कि अधीर रंजन चौधरी और ममता के बीच में अक्सर वहां टक्कर चलती रहती है। तो इसके ऊपर किसी ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने या किसी भी दूसरे पार्टी के मुखिया ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि इनको इस बात का अंदेशा है कि राज्यों में लड़ाई ऐसे ही चलेगी, इसको आप चलने दीजिए। ऊपर जो फैसला हो रहा है वो अलग होगा, चाहे सीटों का बंटवारा हो या फिर समन्वय की बात हो। अब आज आपने देखा कि सुखपाल खेरा को अरेस्ट किया गया, वहां सरकार आम आदमी पार्टी की है। ऐसे ही हरियाणा में 3 दिन पहले एक रैली हुई अभय सिंह चौटाला की और वहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया था अपनी रैली में, वो नहीं गए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात का विरोध किया कि हम इन लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसी तरीके से दिल्ली में आपने देखा कि लगातार जो कांग्रेस की दिल्ली इकाई है वो इस बात का विरोध करती रही है कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु की बैठक हो, पटना की बैठक हो, मुंबई की, वहां वो गए। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी बार बार विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी हर एक बैठक में शामिल हो रही है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है इन सबके बीच में कि आप अपने स्टेट पॉलिटिक्स करते रहिए और ऊपर लेवल पे हमें जो समझौता करना है हम उसको करते रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इस बात का अंदेशा इस पूरे समूह को पहले से था, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। स्टेट पॉलिटिक्स अपने हिसाब से होती रहेगी, हमें लोकसभा के लिए तैयारी करनी है, उसमें जो थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा उसके लिए कांग्रेस राजी है। लेकिन जहां तक इस झगड़े की बात आप कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलेगा जैसे पीछे चलता आ रहा है।
गठबंधन पर संकट की बात आती है तो ये आग हर जगह जाती है। इंडिया में है तो एनडीए में भी है, और ये झगड़ा एनडीए में है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु की मुख्य पार्टी ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIADMK बीते दिनों इस पार्टी ने तमिल सम्मान के प्रश्न पर भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पर आरोप लगाए थे। खबरें बताती है कि भाजपा इस गठबंधन की टूट से खुश नहीं है और अब डैमेज कंट्रोल का काम सौंपा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को। कहा गया कि वो AIADMK से गठबंधन टूटने पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। AIADMK और के अन्नामलाई की लड़ाई की खबरें लंबे समय से आ रही थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि ये द्रविड़ पार्टी, तमिलनाडु की पार्टी गठबंधन से बाहर चली जाएगी। भाजपा के आला कमान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा कोशिश में लगी है कि फिर से इस पार्टी से दोस्ती हो जाए, पर अभी हमने बताया AIADMK अन्नामलाई से नाखुश है। इसकी वजह अन्नामलाई ने 11 सितंबर को एक भाषण दिया। ये भाषण DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले भाषण के विरोध में था। इसमें उन्होंने द्रविड़ आइकन CN अन्नादुराई पर एक टिप्पणी की। अन्नादुराई ने साल 1956 में मदुरै में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान किया था। इस टिप्पणी के बाद अन्नादुराई का विरोध हुआ, उन्हें छिपना पड़ा और माफ़ी मांगकर ही बाहर आना पड़ा बकौल अन्नामलाई। पर यह अन्नामलाई का अकेला और पहला हमला नहीं था द्रविड़ियन पार्टियों पर। DMK के बहाने उन्होंने दूसरी पार्टी पर भी निशाना साधा। किस पार्टी पर? दूसरी जो उनके गठबंधन में थी, AIADMK की अध्यक्ष रही, मुख्यमंत्री रही जयललिता पर राजनीतिक बयान आए। जून 2023 में एक इंटरव्यू में अन्नामलाई से पूछा गया कि साल 1991 से 96 का तमिलनाडु कैसा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया, हमारे कई मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, कोर्ट से सजा मिल चुकी है, और आगे कहा तमिलनाडु सबसे करप्ट राज्य बन चुका है। उनका निशाना साफ तौर पर जयललिता की तरफ था। AIADMK इन हमलों से नाराज़ हुई। उसने सबसे पहले अन्नामलाई से कहना शुरू किया कि बयान के लिए माफ़ी मांगे। अन्नामलाई ने साफ कहा कि उन्होंने सही कहा है, माफ़ी नहीं मांगी है। फिर AIADMK ने उनका इस्तीफ़ा मांगा, वो बात भी नहीं मानी गई BJP की तरफ से। फिर कहा गया गठबंधन तोड़ देंगे, फिर भी सुध नहीं ली गई। तो आखिर में नेताओं का एक दल 22 सितंबर को दिल्ली आया। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मीटिंग हुई। अन्नामलाई को समझाने की सलाह दी गई, बात बनी नहीं और उसके बाद गठबंधन टूटने का ऐलान हो गया। अब BJP डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही। क्यों? कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव हैं और भाजपा इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहती। सुनते हैं एक्सपर्ट को। तो तमिलनाडु ऐसा एक स्टेट है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स एक्चुअली टेक्स द मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द स्पेस द्रविडियन पॉलिटिक्स ही लेते हैं। हमें पता है कांग्रेस का फॉल पहले उधर से शुरू हो गया था, तो कि जब से द्रविडियन पॉलिटिक्स प्ले में आ गया तब से उनका कांग्रेस तो एक के बाद एक, तो जैसे कि आप BJP तो कभी नहीं था उधर, लेकिन कांग्रेस एक ही टाइम में उधर सबसे बड़ा पार्टी थे, उधर से ऐसी हालत में आ गया। तो कांग्रेस में DMK के साथ जोड़ के ही अभी कर सकते हैं एक ही। मुझे नहीं लग रही है कि ऐसा एक कोई भी सीट है कांग्रेस को अकेले जीत पाएंगे। तो BJP का स्थिति भी ऐसे, जैसे कि ये अन्नामलाई जहां जाते हैं वो कोयम्बतूर में लड़े, लेकिन BJP का नेता ही ये बोल रहे हैं कि कोयम्बतूर में भी अन्नामलाई जीत नहीं सकते लोकसभा सीट AIADMK के साथ में नहीं है। तो लेकिन इधर एक वेरी वियर्ड सिचुएशन है कि BJP चाहते हैं AIADMK अपने साथ है, लेकिन AIADMK में कुछ आर्डर को इतना नहीं है, छोटे नेताओं को भी इतना नहीं है BJP के। उनको पता है BJP उनके लिए एक लाइबिलिटी है। मैं आपको एक भी चीज बताएंगी, अभी 2019 में जब इलेक्शन में जा रहे थे, सारे स्टेट में मोदी जी की रैली के लिए मांग हो रहे थे, लेकिन तमिलनाडु का एक ही स्टेट है जिसमें उन्होंने BJP ने ऑफर किया 3 रैलियां प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन तमिलनाडु यूनिट ने और उनके अलायंस ने बोला नहीं, ये काफी है। तो ये मोदी जी का पॉपुलैरिटी है थोड़ा अर्बन रीजन में, लेकिन अभी उनका एक जो पॉपुलैरिटी का ट्रैक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ट्रैक्शन नहीं मिलता है BJP को अभी तक। और BJP को भी पता है, AIADMK को भी पता है, लेकिन अन्नामलाई को जब से अपॉइंट किया तब से क्या हुआ, अन्नामलाई वो एक ऑप्टिकल पॉलिटिक्स में, जैसे कि BJP को हमेशा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ही केप्ट BJP अलाइव, जो भी खबर है उसमें AIADMK से ज्यादा अन्नामलाई लेड BJP का खबर आ रहे थे कि मीडिया में या पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है उसमें
बीजेपी का एक आवाज बहुत जोर से उड़ रही थी। वही एक फायदा अन्नामलई ने किया है पार्टी के लिए, और पार्टी का थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा काडर भी थोड़ा क्या बोल रहे अपबीट हो गया। खबरों का सिलसिला यहाँ थमता है, लेकिन आखिरी में उम्मीद की बात। बंगाल का पुरुलिया, यहाँ के सिंदरी गांव में रहते हैं दुखू माझी। 12 साल के थे, बच्चे थे, तब से पेड़ लगाना शुरू किया, क्योंकि किसी साहब ने कहा था लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, इसलिए ये कवायद। और अब दुखू माझी की उम्र है 80 साल। बीते 68 साल में वो 2000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। दुखू पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी करते हैं। साइकिल पर बाल्टी बांधकर इन पौधों की सिंचाई करते हैं। ये पेड़ उनके लिए भी हैं, गाँव वालों के लिए भी, उनकी बकरियों के लिए भी। हरियाली जिंदाबाद। आप खुद से पूछिए, हम देश को समृद्ध करने के लिए, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। आज दुखू माझी की कहानी सुनाई, कल आपको भोपाल ले चलेंगे, जहां पर पर्यावरण के साथ साथ ज्ञान का ख्याल रखा जा रहा है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।